अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। सुनाओ। तो पहले एपिसोड में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग वेंसडे को घूर रहे हैं। यहाँ वेंसडे को अपना छोटा भाई पग्सली एक लॉकर में बंधा हुआ मिलता है और पग्सली बताता है कि उसे यहाँ कुछ लड़कों ने बंद करके छोड़ दिया। अब पग्सली ने उन लड़कों का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वेंसडे अपने साइकिक विजन में उन्हें देख लेती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि पिछले कुछ महीनों से वेंसडे को ये विजन्स आ रहे हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद वेंसडे स्कूल के स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पग्सली के बुली स्विमिंग कर रहे थे। वेंसडे अचानक ही पूल में पिरानास को डंप कर देती है जिससे ये लड़के डर के भागने लगते हैं और इनका जो लीडर था ना बुलीस का, उसको पिराना गलत जगह पे काट लेता है। तो अगले सीन में हम एडम्स फैमिली को कार में देखते हैं जहाँ वेंसडे के अलावा उसके पेरेंट्स मोर्टिशिया और गोमेज थे और उसका छोटा भाई पग्सली भी था। वेंसडे के पेरेंट्स उसे आउटकास्ट्स के लिए बनाया गया एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल द नेवरमोर एकेडमी छोड़ने जा रहे थे जो कि जेरिको नाम के टाउन में लोकेटेड है। यहाँ आउटकास्ट उन लोगों को कहा गया है जो कि किसी न किसी वे में सुपरनैचुरल एबिलिटीज रखते हैं। इसके ऑपोजिट नॉर्मल इंसानों को वेंसडे सीरीज में नॉर्मीज कहा गया है। अब वेंसडे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोर्टिशिया और गोमेज उसे समझाते हैं कि स्कूल में पूल वाले इंसिडेंट के बाद उस पर पुलिस केस दर्ज हो सकता था। इनकरेज करती हैं क्योंकि उनका मानना था कि नेवरमोर के स्टूडेंट्स या वहाँ के फैकल्टीज भी वेंसडे को समझ पाएंगे। एज एन ऑडियंस हमें मालूम होता है कि मोर्टिशिया और गोमेज भी इसी स्कूल के अलुमनाई हैं और इस वक्त ये स्कूल मोर्टिशिया की बेस्ट फ्रेंड वीम्स चला रही है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को नेवरमोर के बाहर जंगलों में देखते हैं और ये लड़का यहाँ कैंपिंग के लिए आया हुआ होता है। अब अचानक से इस लड़के को झाड़ियों से किसी के गुर्राने की आवाज आती है एंड देन कोई चीज उस पे हमला कर देती है। उधर वेंसडे की फैमिली एकेडमी पहुंच जाती है जहाँ प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को वेलकम करती है। वो उन्हें बताती है कि नेवरमोर साल के बीच में स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि वेंसडे के ग्रेड्स अच्छे हैं और उसकी माँ यहाँ की सेलिब्रेटेड अलुमनाई रह चुकी है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ वेंसडे को उसके इश्यूज के कारण एक थेरेपिस्ट भी असाइन किया जाता है। इसके बाद वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ हम कहानी के अगले कैरेक्टर ऑफ वेंसडे की रूममेट एनिड से मिलते हैं। एनिड वेंसडे को स्कूल का टूर करवाती है और उसे बताती है कि स्कूल में 4 तरह के आउटकास्ट स्पीसीज हैं। पहले है फैंग्स जिसे वैम्पायर्स भी कह सकते हैं, देन फर्स जो कि वेयरवुल्व्स हैं, देन स्केल्स जो कि साइरेंस हैं, देन स्टोनर्स जो कि गॉर्गन्स हैं। यहाँ एनिड एक वेयरवुल्फ है। नाउ साइरेंस एक तरह के माइथोलॉजिकल बीइंग होते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मरमेड तरह के क्रीचर हैं जैसे आवाज से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गॉर्गन्स भी ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं जहाँ मेड्यूसा की तरह इनके बालों की जगह स्नेक्स होते हैं और ये लोगों को स्टोन में तब्दील कर सकते हैं। अब कहानी में आगे एनिड बताती है कि स्केल्स की लीडर बियांका है जो कि स्कूल के सोशल सर्कल में सबसे ऊपर है। एनिड वेंसडे से उसके पिछले स्कूल वाले स्विमिंग पूल इंसिडेंट के बारे में पूछती है और वेंसडे इस बात को कंफर्म करती है, साथ ही उसे कोई रिग्रेट भी नहीं था। अब वेंसडे के पेरेंट्स उसे अलविदा कहने आते हैं और मोर्टिशिया जाते हुए उसे एक क्रिस्टल बॉल और एक नेकलेस गिफ्ट करती है। ये नेकलेस ऑब्सीडियन स्टोन का बना हुआ था और मोर्टिशिया बताती है कि ये वेंसडे को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वेंसडे अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत जल्द ये स्कूल छोड़ के भाग जाएगी और उन लोगों को उसका पता कभी नहीं चलेगा। जाते हुए गोमेज और मोर्टिशिया उस पर नजर रखने के लिए एक ह्यूमन हैंड जैसे क्रीचर को छोड़ देते हैं जिसका नाम है थिंग। दूसरी तरफ शहर के शेरिफ को उस टीनेज की कटी छटी लाश जंगल में मिलती है जिसपे किसी ने अटैक किया था। हमें मालूम होता है कि ऐसे कई इंसिडेंट्स पिछले दिनों टाउन में हो रहे हैं और पुलिस का शक नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट पे है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो मीडिया को इत्तला कर देते हैं कि जंगल में कोई बियर अटैक्स हो रहे हैं तो टाउन के सभी लोग उधर ना जाएं और सुरक्षित रहें। इधर वेंसडे स्कूल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है जहाँ एक स्वॉर्ड फाइट के दौरान वो बियांका से दुश्मनी मोल लेती है, लड़ती है, लेकिन बियांका उसे ओवरपावर कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे के ऊपर एक पत्थर टूटकर गिरने वाला होता है, लेकिन ज़ेवियर उसे बचा लेता है। यहाँ ज़ेवियर बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो रिवील करता है कि बचपन में एक फ्यूनरल के दौरान वेंसडे ने भी उसकी जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं कि वेंसडे थिंग को अपने पर नजर रखते हुए पकड़ लेती है और उसे जिंदा छोड़ने के बदले उसे अपना गुलाम बना लेती है ताकि थिंग उसे स्कूल से भागने में मदद कर सके। अगले दिन प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबॉट के पास लेकर जाती है, लेकिन वेंसडे बहाना बना के वहां से भाग जाती है। वो एक ट्रक ड्राइवर से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये ड्राइवर उसके साथ काफी रूडली बिहेव करता है। हम समझ पाते हैं कि टाउन में सभी लोग नॉर्मीज हैं और वो आउटकास्ट्स को काफी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। एक विजन में वेंसडे इस ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत देख पाती है, लेकिन वो उसे एक कैफे में जाती है और वहाँ काम कर रहे लड़के से मिलती है। इस लड़के का नाम था टाइलर और टाइलर बताता है कि उनका कॉफी मशीन अभी खराब है और उसे वेट करना पड़ेगा।
जाएगा। वेंसडे कॉफी मशीन को खुद ठीक कर लेती है और बदले में टाइलर को उसके लिए एक टैक्सी बुलाने को कहती है ताकि वो स्टेशन जा सके। टाइलर यहाँ वेंसडे को खुद ही स्टेशन तक छोड़ने की बात करता है क्योंकि उसकी शिफ्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अब वेंसडे यहाँ बैठकर वेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी कैफे में टाउन मेयर का बेटा अपने दोस्तों के साथ आता है और उसे हरास करने की कोशिश करता है। वेंसडे अकेले इनका सामना करती है और इन्हें बुरी तरह हरा भी देती है। तभी टाउन शेरिफ भी आते हैं और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वेंसडे अकेले ही इन लड़कों पे भारी पड़ी। टाइलर उन्हें वेंसडे से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी वहाँ प्रिंसिपल वेंसडे को ढूंढते हुए आ जाती हैं। शेरिफ ये जानकर काफी हैरान होता है कि वेंसडे गोमेज एडम्स की बेटी है और वो बताता है कि उसके फादर एक के बाहर चलो बजाते हुए देखते हैं और स्कूल के टीचर स्टूडेंट्स इस म्यूजिक को काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एनिट आती है और वेंसडे से पूछती है कि उसने ये चलो बाहर कैसे निकाला, जिसपे वेंसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। वेंसडे बताती है कि थिंग कई सालों से उसकी फैमिली के साथ रहता आया है। यहाँ हम एनिट और वेंसडे को बॉन्ड करते देखते हैं, जहाँ एनिट वेंसडे को बताती है कि वो अब तक वुल्फ आउट नहीं कर पाई है, विच मीन्स कि वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिस वजह से उसे डर है कि कहीं वो अपनी कम्युनिटी से बाहर न कर दी जाए। वापस आने पर वेंसडे एनिट के कंप्यूटर से टाइलर से कांटेक्ट करती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान वहां से भागने में मदद करने के लिए बोलती है। फेस्टिवल के दौरान किसी तरह प्रिंसिपल से नजर बचाकर ये दोनों निकलने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ कैफे वाले लड़के आ जाते हैं और टाइलर एंड वेंसडे को वहां से भागना पड़ता है। इसी दौरान वेंसडे रोवन को जंगलों की तरफ जाते हुए देखती है और उसे फिर से एक साइकिक विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रोवन मुसीबत में है। वेंसडे उसे बचाने उसके पीछे जाती है और रोवन को वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन रोवन बताता है कि वो जानबूझकर वेंसडे को अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाया है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। रोवन वेंसडे को अपने टेलीकाइनेटिक स्किल्स की मदद से एक पेड़ में बांध देता है और उसे एक किताब से फटी हुई पिक्चर दिखाता है, जहां हम नेवरमोर एकेडमी के सामने वेंसडे को कहता है कि ये तस्वीर उसके माँ की भविष्यवाणी है जो उन्होंने आज से 25 साल पहले की थी। उसकी माँ भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी और उनका मानना था कि वेंसडे फ्यूचर में नेवरमोर एकेडमी के अंत का कारण बनेगी, इसलिए रोवन उसे मारना चाहता है ताकि वो स्कूल को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसी दौरान जंगल के बीच एक मॉन्स्टरस क्रीचर आ जाता है जो कि रोवन को मार डालता है और वेंसडे की जान बच जाती है। एंड सीन में हम वेंसडे को क्रिस्टल बॉल के थ्रू अपने पेरेंट्स से बात करते देखते हैं, जहां वो एडमिट करती है कि वो अभी नेवरमोर एकेडमी में रहना पसंद होता है। जंगल के सीन से जहां पुलिस सर्च पार्टी रोवन की बॉडी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिलता। शेरिफ का मानना है कि वेंसडे झूठ बोल रही है और इस कत्ल या बॉडी के गायब होने में भी नेवरमोर एकेडमी का हाथ है। इधर प्रिंसिपल वीम्स को लगता है कि रोवन भाग गया है और एंटिटी वाली कहानी अफवाह है। वो वेंसडे पर भी गुस्सा है क्योंकि शेरिफ के इन्वॉल्वमेंट से स्कूल की बदनामी हो सकती है। वेंसडे प्रिंसिपल से शेरिफ से अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करती है और इस बात पर प्रिंसिपल पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन फिर इस बात को मान जाती है कि उनकी कॉन्वर्सेशन बाहर लीक नहीं होगी। वेंसडे शेरिफ को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई रोवन की मौत को ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अचानक ऑफिस में पुलिस रोवन को लेकर आती है और उसे जिंदा देख वेंसडे बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। I mean, कल ही तो वो मरा था, अभी जिंदा कैसे है? एनीवेज, आगे डॉक्टर किनबॉट वेंसडे से पूछती है कि उसने रोवन की मौत के बारे में पुलिस से झूठ क्यों कहा, लेकिन वेंसडे कुछ नहीं बोलती क्योंकि कोई उसकी कहानी पे भरोसा कर ही नहीं रहा था। वहीं टाइलर भी वेंसडे को इस बात को भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि उसे पूरा यकीन है उसने रोवन को मरते हुए देखा है। उसी वक्त टाइलर को एक मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। स्कूल वापस आने में वेंसडे एनिट से कहती है कि वो हर हाल में सच तक पहुंच कर रहेगी और रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और ये भी कहती है कि उन्हें मालूम है कि वेंसडे के पास साइकिक एबिलिटीज हैं। वीम्स उसे अपनी माँ से इस बारे में बात करने की सलाह देती है और उसे स्कूल के किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने कह के चली जाती है। कहती है कि वो रोवन पे नजर रखे। दूसरी तरफ हम एनिट को एनुअल पोए कप के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं और वो वेंसडे को बताती है कि हर साल ये गेम बियांका जीतती आई है, लेकिन इस बार वो जीतना चाहती है। वेंसडे रोवन से भी बात करती है और उसे उस पिक्चर के बारे में पूछती है जो रोवन ने उसे दिखाया था, लेकिन रोवन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वेंसडे ज़ेवियर से भी रोवन के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसका रूममेट था। ज़ेवियर बताता है कि रोवन की दिमागी स्थिति काफी हफ्तों से खराब चल रही थी और यहाँ वो वेंसडे को टाइलर से दूर रहने की भी सलाह देता है। नाउ स्टेशन पर थिंग रोवन का पीछा करता है और इस दौरान रोवन वॉशरूम जाता है और वहां से एक ओल्ड मैन के रूप में बाहर निकलता है। अब थिंग ये देख नहीं पाता और उसे लगता है कि उसने रोवन को मिस कर दिया। इधर रोवन प्रिंसिपल वीम्स का रूप ले लेता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स किसी का भी रूप ले सकती है। इसका मतलब ये कि रोवन सचमुच मर चुका है और प्रिंसिपल इस बात पे पर्दा डालने के लिए उसका रूप ले रही थी। तो गुस्सा हो जाती है। नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए वेंसडे बी कीपिंग कैंप ज्वाइन कर लेती है, जहां उसके अलावा बस एक और स्टूडेंट है जो है यूजीन। दूसरी तरफ हम टाइलर और उसके फादर शेरिफ को देखते हैं, जहां उनके बीच अनबन चल रही थी। शेरिफ को लगता है कि टाइलर अपने थेरेपिस्ट से उनकी शिकायत कर रहा होगा क्योंकि वो उन्हें उनके कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन टाइलर कहता है कि वो बस अपनी माँ के बारे में बात करता है और यहाँ शेरिफ
शेरिफ अपनी लेट वाइफ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। खैर अगले सीन में वेंसडे एनिट से मदद मांगती है ताकि वो उसकी जगह बी कीपिंग कैंप में रह सके, जिस दौरान वो जंगलों में जाकर उस रात के इंसिडेंट के बारे में सबूत इकट्ठा करेगी। यहाँ एनिट वेंसडे से इसके बदले में